नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को फ्रंट रनर क्यों माना जा रहा है, या एक ऐसा माहौल बन रहा है कि अखिलेश यादव की एज भाजपा के ऊपर है। जितना मैं समझ रहा हूं उसको मैं अपने हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसकी मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप का एक हर महीने का आपको एक न्यूनतम कुछ एक पैसा का कमिटमेंट करना होगा, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक टाइम वन टाइम मदद भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे हिसाब से अखिलेश यादव के फ्रंट रनर होने के करीब 11 रीजंस हैं, होंगे और भी, लेकिन जो मैं उसको एक लिस्ट आउट किया हूं उसको मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। सबसे पहला, मेरे हिसाब से जो डबल इंजन की एंटी इनकम्बेंसी, जो डबल इंजन जो मोदी जी और योगी जी बार बार बोल रहे थे, तो बीजेपी की जो स्टेट गवर्नमेंट की और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी है, उसकी भी मतलब डबल मार इस उत्तर प्रदेश इलेक्शन में बीजेपी को झेलनी पड़ रही है। जैसे महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना का मिसमैनेजमेंट, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसकी डबल इंजन की डबल एंटी इनकम्बेंसी की मार झेल रहे हैं। दूसरा मेरे हिसाब से एक प्रमुख कारण अखिलेश यादव को आगे रहने का है किसान आंदोलन। जब किसान आंदोलन में बोल रहा हूं तो हो क्या रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा जैसे बंगाल में भी गया और उत्तर प्रदेश में भी आया। संयुक्त किसान मोर्चा बहुत स्पष्ट है, वो बार बार ये कह रहा है बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। वो ये नहीं कह रहा है कि किसको जिताओ। अब उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो कौन बीजेपी को हराएगा? भाई, जो प्रमुख पार्टीज हैं उसमें आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, यही तीन है ना। कांग्रेस कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा है। बीएसपी, क्योंकि इनिशियली बीएसपी ने एकदम से स्पीड पकड़ी है पिछले 15-20 दिन में, एक महीने में। इनिशियली बीएसपी कहीं ये लग रही थी कि थोड़ी डॉर्मेंट है, इलेक्शन मन से लड़ेगी नहीं लड़ेगी। वो एक इंपॉर्टेंट पीरियड था जब ऐसा लगा कि केवल समाजवादी पार्टी और उसका जो गठबंधन है वही ऑल्टरनेटिव दे पाएगा। तो जो किसान आंदोलन का प्रेशर कि बीजेपी हराओ, किसको जिताओ, तो नेचुरल चॉइस समाजवादी पार्टी गठबंधन की हो जा रही थी। एक और इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर काम किया, वो फैक्टर ये था जयंत चौधरी का साथ आना, उनकी आरएलडी का साथ आना। हुआ क्या कि वेस्टर्न यूपी में एक तरह से चौधरी अजीत सिंह, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, और उनके पुत्र जयंत चौधरी साहब, ये दोनों लोग किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं से ये फिगर हो गए थे कि उनके साथ पूरी तरह जुड़े हैं, ये सिंबल हो गए थे उसका। जब जयंत चौधरी साहब ने अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन कर लिया तो कहीं ना कहीं से वो एक टैक्टिकल जो एडवांटेज होती है ना, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो किसान वाली एडवांटेज थी वो जरूर अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को और इस गठबंधन को मिल रही है। अब एक जो तीसरा कारण मेरे हिसाब से, जो भाजपा का डेस्परेशन है, हिंदू मुस्लिम किसी तरह से कर दो, किसी तरह से कर दो, उसके लिए वो हिजाब वाला भी ले आए, उसके लिए अब्बा जान भी हो गया, उसके लिए कब्रिस्तान भी हो गया, उसके लिए एआईएमआईएम के जो ओवैसी साहब थे उनकी गाड़ी पे गोली भी चल गई। मतलब जितना हो सकता था उतना हो गया। लेकिन अंत में क्या हो रहा है? अंत में ये हो रहा है कि अखिलेश यादव रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं। आप कहते रहो, तो जब रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो मुद्दा ही नहीं बन पा रहा है। बीजेपी अपना अकेले हल्ला मचा रही है। दूसरा एक मुझे एक और कारण इसमें लगता है जो हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा है। भाई देखिए, ऐसा है कि आजम खान साहब पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं। 87 मुकदमे उनके ऊपर किए गए थे। कोई सक्सेना जी हो बताते हैं 80 मुकदमे तो अकेले उन्होंने किए, वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं उनके अगेंस्ट। 87 मुकदमे उनके ऊपर थे, 84 में उनकी जमानत हो गई, 3 में जमानत को किसी ना किसी बहाने टाला जा रहा है, कभी कहा जा रहा है फाइल खो गई, इत्यादि इत्यादि। और उनके ऊपर मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी, इस तरह के भी मुकदमे हैं। उनके ऊपर कोई 302 का मुकदमा नहीं है। वहीं पे टेनी मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके लड़के आशीष मिश्रा गाड़ी से रौंद देते हैं किसानों को, 302 के का हत्या का मुकदमा है, और उनको बेल मिल जाती है, 3-4 महीने वो बाहर घूमने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो
न्यूट्रल भी है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। क्योंकि एक देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये बार बार कहना ना जनता की अदालत, जनता की अदालत, भैया जनता की अदालत अगर है तो आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला जी, ये दोनों लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं। जनता अगर इनको जिता देगी तो अब तो मान लेना चाहिए ना कि वो ठीक है। तो टेनी मिश्रा जी और उनके लड़के आशीष मोनू मिश्रा जी काहे नहीं इलेक्शन में कूद गए थे और जनता की अदालत से अपने पक्ष में फैसला करवा लेते। भाई एक तो ये भी था ना। तो मेरे ख्याल में एक वो भी इशू है। जो चौथी बात जो मैं जिसको मानता हूं टर्निंग पॉइंट, इस पूरे इलेक्शन का जो टर्निंग पॉइंट था, वो मेरे हिसाब से जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भाजपा छोड़ के सपा ज्वाइन की, वहां से जिसको कहते हैं ना गेम पलट गया, इलेक्शन बिल्कुल चेंज हो गया। क्योंकि उसके बाद बाकी मंत्री भी आए, वो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इशू था वो स्वामी प्रसाद मौर्य का था। अब भाजपा की तरफ से क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं इसका काउंटर करूं किसी तरह से। तो काउंटर करने के लिए उनके जो भी रणनीतिकार हैं, उनको सबसे अच्छा लगा कि अपर्णा यादव को ले आओ। और उनको ये नहीं समझ में आया था कि अगर अपर्णा यादव जी वहां से चली जाती हैं तो बहुत से लोग राहत की सांस लेंगे समाजवादी पार्टी में, और मेरे ख्याल में इंक्लूडिंग अखिलेश यादव। क्योंकि वो अपर्णा यादव जी जहां थी तो वो पिछला इलेक्शन लड़ी ही थी। अगर इतनी 30 बार कहां आप नेता थी तो क्यों नहीं आप जीत गई थी पिछली बार। खैर, तो और उनकी क्वालिफिकेशन भी क्या है भाई, मुलायम सिंह जी की बहू होने के अलावा और कौन सी क्वालिफिकेशन उनके पास है कि उनको कोई नेता चुने। खैर, अब पांचवी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे चुनाव संचालन पे अखिलेश यादव जी की का खुद नियंत्रण है, पूरा नियंत्रण है। जैसे कोई यादव उनके अगल बगल नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने एक ये भी मैसेज हो गया है कि जो 2017 में पूरा परिवार छिन्न भिन्न था, शिवपाल जी कहीं और थे, हराने में लगे थे इनको, इस बार परिवार का एका फिर वापस आ गया है, तो पूरा परिवार एक दिखाई दे रहा है। एक जो मुझे लग रहा है कि जिसका एक अखिलेश यादव ने एज अ लीडर एक बड़ा काम अचीव किया है, वो उन्होंने किया है कि जो भी असंतुष्ट है या जहां कहीं मान लीजिए 8 लोग टिकट मांग रहे हैं, 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो सबको बुला रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, और फिर जिसको टिकट दे रहे हैं बाकी लोगों से को भी अपने उसमें रखना है। और मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा गुण है जो बाकी बहुत से ऑपोजिशन लीडर्स को इसको समझना चाहिए और इसको फिर मतलब इसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव ये कर रहे हैं इमरान मसूद वाले मसले में, नए नए ज्वाइन किए थे, ज्वाइन करने के एक दिन के बाद सैनी साहब मंत्री पद छोड़ के बीजेपी से इधर आ गए, उनकी सीट वाले। अब उनको तो टिकट देना ही था, लेकिन इमरान मसूद को बुला के समझा के बिठा के उन्होंने बात कर ली, तो वो मैनेज किया है ठीक से। अब मेरे हिसाब से जो छठी बात है, जो छठा है, वो टिकट वितरण की बात है। क्योंकि टिकट वितरण में अखिलेश यादव जी ने मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही ठीक ढंग से दो काम। एक तो उनके ऊपर जो आरोप लगता था पिछली बार कुछ ऐसा था कि 90 टिकट शायद मुसलमान और 90 टिकट यादव को दे दिए थे, तो उससे एक लगता था कि ये केवल यादव और मुसलमानों की पार्टी है। इस बार उनके यहाँ यादव और मुसलमान लोगों को कंपैरेटिवली टिकट कम मिले हैं, मतलब जिसको हम कहेंगे ओवर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है नहीं, रिप्रेजेंटेशन है, ओवर रिप्रेजेंटेशन नहीं, जो पहले होता आया है इतने सालों में। तो वो उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, और वो एक अच्छा कदम है कि एज अ नेता उन्होंने बाकी जातों का भी जो एक समीकरण है उसको बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव जी ने जहां जहां जिसको कहते हैं बाजी मार ली, वो उनका प्री पोल अलायंस था। प्री पोल अलायंस उन्होंने बहुत ठीक से स्टिच किया है। सबसे पहला तो आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ वो चले गए, ठीक से अलायंस हुआ। उसके बाद उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ अलायंस किया, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पिछली बार भाजपा के साथ थे, 8 में से 4 सीटें जीते थे, इस बार वो इनके साथ है। फिर इन्होंने अपना दल कृष्णा पटेल जी, जो अनुप्रिया जी की माता जी हैं, उनके साथ किया, और उनको टिकट दिए, मजबूती से लड़ा भी रहे हैं इत्यादि, महान दल से किया। और मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो प्री पोल स्ट्रैटेजी में अखिलेश यादव ने इसको ठीक से स्टिच किया। उनका एक चीज और मुझे लगी, जो अगला 8वां पॉइंट है मेरा, कि उनको वो किससे लड़ रहे हैं, किससे लड़ना है, उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि उनका सारा हमला बीजेपी के ऊपर होता है। जैसे इधर क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है कि हमारे जो बीएसपी की मायावती जी हैं, वो कभी कभी बीजेपी से ज्यादा गाली से एसपी को समाजवादी पार्टी को देने लगती हैं।
कभी कभी वो कांग्रेस को गाली देती हैं, फिर वो बीजेपी को भी गाली देती हैं। तो वो अखिलेश यादव इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि मुझे बीजेपी को हराना है, मैं बीजेपी के मुकाबले खड़ा हूं। तो वो नैरेटिव बनाने में वो सक्षम हो गए हैं। मायावती जी जैसे इसमें थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से उनको ये, अगर वो सबको गाली दे रही हैं तो वो एक एंटी बीजेपी वोट को फोकस नहीं कर पा रही हैं। फिर एक चीज और मुझे ऐसी लगी जो मुझे मेरे हिसाब से नवा पॉइंट है कि जो उनका मैनिफेस्टो था, जो मतलब कोई वचन पत्र, संकल्प पत्र जो भी कहिए, वो मैनिफेस्टो बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, वो जनरल नहीं है। जैसे बीजेपी ने इस बार 9 ही पेज का मैनिफेस्टो निकाला, पिछले बार 25 पेज का निकाला था, इस बार 9 पेज का। अखिलेश यादव ने 78 पेज का, शायद 75 या 78 पेज का मैनिफेस्टो है, डिटेल, और कोई जनरल चीजें नहीं। जैसे बीजेपी ने कहा ना कि हम सबका अच्छा विकास करेंगे, हम सबकी हेल्थ ठीक करेंगे, ये जनरल बातें नहीं, स्पेसिफिक बातें कही हैं जो लोगों को हिट की हैं। उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली, जो एक बहुत ठीक से हिट किया। 300 यूनिट बिजली का मतलब इनटू एक पैसा कर लीजिए, उतना पैसा हर आदमी को, मतलब हर परिवार को हर महीने मिल रहा है, सीधे सीधे। फिर उनका जो एक बिल्कुल कहते हैं ना बुल्स आई, जो ओल्ड पेंशन वाला, उन्होंने कहा कि हम ओल्ड पेंशन रिस्टोर करेंगे, उसने भी काफी बाजी पलटने में काम किया, खास करके सरकारी कर्मचारियों के बीच में, क्योंकि वो एक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिमांड है जिसमें ऐसा लगता है कि अगर कुछ इस तरह का होगा, तो वो भी था। फिर एक जो गन्ना बकाया वाला मामला उन्होंने उठा दिया, हालांकि अपनी रिजीम में भी वो इसके जिसको कहते हैं गुनहगार थे, लेकिन इस बार चूंकि किसान आंदोलन के बैकड्रॉप में, सब बैकड्रॉप में उन्होंने जो इसकी बात की है, एमएसपी की बात की है, बाकी और भी चीजों के लिए, गल्ले के अलावा, मतलब अनाज के अलावा, वो भी एक सीधे सीधे उन्होंने रिश्ता किसानों से बनाया। किसानों के बारे में बहुत सी उन्होंने बातें की हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट। 10वां चीज जो मुझे लगता है कि जो लोग अब याद भी करते हैं, लोगों को समझ में भी आता है कि एज चीफ मिनिस्टर, अगर आप एज चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव का सिर्फ चीफ मिनिस्टर के उस 5 साल को इवेल्युएट करें तो उसमें बहुत से प्लस पॉइंट हैं। ये जैसे भाजपा का है ना कि हम गुंडा राज बंद कर देंगे, हमने मां बहनों की इज्जत बढ़ाई, हमने, ये सब जनरल चीजें हैं, हमने उनकी इज्जत बढ़ाई, हमने गुंडा राज कम, वो स्पेसिफिक की बात मैं करूं। अखिलेश यादव बिल्कुल जब आए थे 2012 में, तो एक नए तरह से लगा था, कोई नौजवान आए हैं, उन्होंने लैपटॉप की चीज, मैं आज भी मानता हूं कि लैपटॉप बांटने का एक उनका मास्टर स्ट्रोक था, बहुत अच्छा काम था। 2, 2.5, 3 साल बाद वो क्यों इससे हट गए, पुराने जो पार्टी पे पुराने नेता लोग जो थे उनको लगता था लैपटॉप से क्या होगा, लेकिन वो एक बिल्कुल यूनिक काम था और उसने उत्तर प्रदेश का बहुत भला किया है, उत्तर प्रदेश के बच्चों का बहुत भला किया है। तो लैपटॉप की, मेट्रो, कहे कोई भी कुछ, लेकिन मेट्रो को कंसीव करने वाले और लाने वाले वो यहां थे, हम सबको पता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, क्योंकि देखिए एक आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे मायावती जी ने बनाया था। अब आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे जब बनता है तो उसमें शायद उत्तर प्रदेश के इस भाग का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जब बन के उसको कनेक्ट किया तो वो ना केवल लखनऊ आगरा के बीच में पड़ने वाले, वो जो पूर्वांचल से गोरखपुर, फैजाबाद, इधर से भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी एक सुविधा वाला रास्ता अप टू दिल्ली हो गया। तो वो एक बड़ा अचीवमेंट था उनका। उन्होंने जो एम्बुलेंस सर्विसेज लॉन्च की थी, और मेरे हिसाब से वो जो एक 1090 का उन्होंने वुमेन हेल्पलाइन किया था, ये हैं ऐसे बहुत सी चीजें, मैं बाकी चीजों को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये ऐसी चीजें थी जिसकी बेसिस पे उनके उस 5 साल के शासनकाल को इवेल्युएट करते तो आपको काफी कुछ चीजें प्लस में मिलती। अब मुझे एक 11वां और अंतिम पॉइंट मुझे यह है कि कुछ चीजें जैसे बाकी चीजें मैं हरदम कहता हूं मैथ्स होती हैं, लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज है जहां केमिस्ट्री काम करती है। कुछ चीजें क्यों होती हैं और उसका किसको फायदा होता है, वो मैं 11वें पॉइंट में बोलूंगा कि जो दूसरी पार्टी के एक्शन है, दूसरी मुख्य 3 पार्टी मैं बोल रहा हूं, बीएसपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो 3 विपक्षी पार्टी हैं, उनके किस किस एक्शन से अखिलेश यादव या इनके गठबंधन को फायदा हो जा रहा है। मैं सबसे पहले बीएसपी की बात करूं। बीएसपी जब से 1 महीने से थोड़ा आई है, जोश में आई है, मायावती जी स्टेटमेंट दे रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, उससे भाजपा का ज्यादा नुकसान हो रहा है, मैं आज भी कन्विंस्ड हूं। क्योंकि वो एक वोट जो था, जो भाजपा में शिफ्ट हुआ था, वो शायद ऐसी संभावना है कि वो वापस बीएसपी में लौटेगा। वो वोट अखिलेश यादव के पास नहीं आ रहा था। तो अगर आज मान लीजिए बीएसपी को 10 वोट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उस 10 में से 6 वोट जरूर बीजेपी के होंगे, 4 भले ही सपा के हों।
लेकिन ज्यादा डैमेज बीएसपी को बसपा कर रही है इलेक्टोरली। दूसरा, कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने एक मोर्चा पिछले 7-8 महीने से खोल रखा है, दौड़ भाग यहां वहां, लखीमपुर खीरी, हाथरस, वो सब जगह दिखाई दे रही है, जहां भी इस तरह का हो रहा है जा रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब हो क्या रहा है, माहौल तो वो बना रही हैं, खूब ठीक से माहौल बना रही हैं एंटी बीजेपी, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि उसका पूरा फायदा ले सके, तो उसका जो विपक्ष मतलब बीजेपी के अगेंस्ट जो माहौल बनाने का काम है, उसका फायदा जब लेने की बात आ रही है तो वो अखिलेश यादव के गठबंधन को चला जा रहा है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह साहब ने, हालांकि लोकल अयोध्या के एमएलए साहब ने भी किया था, लेकिन संजय सिंह साहब ने बड़े स्तर पे वो राम जन्मभूमि का घोटाले की बात की थी, राम जन्मभूमि अधिग्रहण में जो किस तरह से घोटाले हुए थे, उसका एक इफेक्ट पड़ा था। लेकिन फिर वही वो खूब हल्ला मच रहा है, खूब हो रहा है, लेकिन उसका चूंकि माहौल बनाने में तो ये सब लोग लग रहे हैं आम आदमी पार्टी, लेकिन चूंकि इस जगह सपा बैठी हुई है और या गठबंधन बैठा हुआ है कि अगर बीजेपी को हटाना है तो यही लोग इस स्थिति में जो हटा पाए, इसलिए सपा को इसका फायदा हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो ये 11 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज स्पष्ट रूप में अखिलेश यादव अहेड ऑफ अदर्स दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।